हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं इक्विलिब्रियम पार्ट 1 के एमपीक्यू लेकर के, यानी कि मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम लोगों ने अभी देखा इस लेक्चर में, कि उसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं मोस्ट प्रोबेबली आ सकते हैं या कौन कौन से कॉन्सेप्ट से आ सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना और किस तरीके से हमको अप्रोच करना है क्वेश्चंस को वो अपन देखेंगे। तो यहाँ पर ये मिक्स्ड क्वेश्चंस रहेंगे प्रीवियस ईयर के और जो आ सकते हैं आने योग्य जो क्वेश्चंस हैं उनके। तो स्टे काम और अच्छे से तुम लोग पॉज करके ट्राई करते रहना ताकि तुम लोगों का भी बेहतर प्रैक्टिस हो पाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, 1 2 3 बिगिन। तो पहला क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन CH4 plus 2O2 gaseous is in equilibrium with CO2 gaseous plus 2H2O liquid, डेल्टा H हमको दिया गया है -170.8 किलो जूल पर मोल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इसमें से हमको बताना है जो ट्रू नहीं है। ठीक है, तो अब हम यहां देखें जरा, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज गिवन बाय Kp इज इक्वल्स टू CO2 अपॉन CH4 प्लस O2 की पावर स्क्वायर। तो अगर देखें तो यहां पर देखो, पहली बात तो यहां पे Kp के फॉर्म में एक्सप्रेशन दिया गया है। अगर Kp के फॉर्म में एक्सप्रेशन दिया गया है तो हमको सारे ही गैसियस मोल्स के लिए पार्शियल प्रेशर को देखना पड़ेगा, उनके पार्शियल प्रेशर को कंसीडर करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर जो दिया गया है वो चीज इक्वल टू CO2 का कॉन्सेंट्रेशन, CH4 का कॉन्सेंट्रेशन, O2 का कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है। यानी कि यहां पर जो एक्सप्रेशन लिखा गया है वो राइट हैंड साइड में तो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में एक्सप्रेस्ड है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में वो प्रेशर बोल रहा है Kp। तो दैट्स वाई ये स्टेटमेंट यहां पर गलत हो जाएगा, इस वजह से ये आंसर हमारा हो जाएगा। क्योंकि Kp क्या होगा, अगर हम इसके हिसाब से Kp लिखने जाएंगे तो Kp इज नथिंग बट इक्वल टू CO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ठीक है, और H2O तो लिक्विड है तो इसका तो कंसीडर करेंगे नहीं, अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4, पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 का स्क्वायर, ये रहेगा, इजंट इट। तो ये चीज रहनी चाहिए और तभी जाके हम कहेंगे कि ये Kp होगा। लेकिन यहां तो कॉन्सेंट्रेशन लिखा गया है तो इस वजह से हम इसको गलत बोल देंगे, दिस इज नॉट ट्रू। अगर अदरवाइज अगर दूसरे स्टेटमेंट्स को देखें अगर अपन, तो क्या लिखा है, एडिशन ऑफ CH4 गैसियस और O2 गैसियस एट इक्विलिब्रियम विल कॉज अ शिफ्ट टू द राइट। अगर हमने CH4 और O2 का एडिशन किया तो सीधी सी बात है, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के हिसाब से अगर रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन हम इंक्रीज करते हैं तो ये फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। फॉरवर्ड शिफ्ट मतलब राइट शिफ्ट होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट एकदम सही है। द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, क्या ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि पहली बात तो ये डेल्टा H इसका नेगेटिव दिया गया है, तो नेगेटिव डेल्टा H मतलब एक्सोथर्मिक। और दूसरी बात, ये कंबशन की रिएक्शन है तो कंबशन तो किसी भी चीज का होता है तो वो एक्सोथर्मिक ही होता है डेफिनेटली। तो यहां से भी ये रिएक्शन, ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है। एट इक्विलिब्रियम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 एंड H2 आर नॉट इक्वल। अब सीधी सी बात है, यहाँ पर CO2 और H2O का जो क्या बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन है वो बराबर नहीं रहेगा, ये 1:2 रेशो में है। तो डेफिनेटली जितना भी यहाँ पर कंबशन हो रहा होगा, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा होगा वो 1:2 के रेशो में होगा, है ना, बाय मोल्स। ठीक है, नॉट बाय मास, बाय मोल्स। तो इस वजह से जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो CO2 का और H2O का इक्वल नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है, यहाँ पे लिखा है ना नॉट, ये स्टेटमेंट सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है? वो है पहला स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पर Kp जो है वो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में एक्सप्रेस किया गया है, जबकि होना चाहिए था उसको पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में। ओके, बात क्लियर? चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, तो सुक्रोज को जब मैं वाटर के साथ मिलाता हूं, हाइड्रोलिसिस होकर ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। ठीक है भाई, और क्या है ना, इक्विलिब्रियम में है। इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc ऑफ दिस रिएक्शन इज 2 × 10⁻13 एट 300 केल्विन, द वैल्यू ऑफ डेल्टा G नॉट एट द सेम टेम्परेचर विल बी कितना? तो भाई डेल्टा G नॉट की बात हो रही है, और डेल्टा G अगर यहाँ ये इक्विलिब्रियम में सेट है, ठीक है, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम सेट है, और इक्विलिब्रियम सेट है मतलब डेल्टा G तो भाई साहब 0 हो गया। लेकिन डेल्टा G नॉट कितना होगा वो चीज हमको बतानी है। तो डेल्टा G जब होता है, जब तुम्हें एक्सप्रेशन पता है, KQG रिलेशन मैंने तुम्हें बताया था, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस RT ln QC, ये हमारा होता है। और जब डेल्टा G 0 हो जाता है तो हम, और QC जो है वो KC हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि ये डेल्टा G नॉट क्या आ जाता है, इज इक्वल टू -RT ln KC, ये होता है हमारा एक्सप्रेशन, राइट। डेल्टा G नॉट, ये चीज मैंने लिखवाई थी तुम लोगों को, डेल्टा G नॉट इक्वल टू -RT ln KC, ये चीज रहती है। तो ये तुमको पता होना चाहिए। अगर इस हिसाब से सोचें, डेल्टा G नॉट इक्वल टू -RT ln KC के हिसाब से,
तो माइनस, एक तो नेगेटिव आना चाहिए, तो ये ए और बी तो नहीं होंगे हमारे आंसर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं सी की, और मतलब यानी कि सी या डी में से होगा। फिर आर की वैल्यू क्या होती है, आर की वैल्यू 8.314 होती है, तो मतलब ये तो बिल्कुल सही है दोनों के दोनों। फिर टी लिखा है, टेम्परेचर कितना दिया गया है हमको 300 केल्विन, तो यहाँ पे डेफिनेटली 300 केल्विन आना है, मतलब आर भी हो गया, टी भी हो गया। एलन आ गया, चलो भाई साहब एलन आ गया। और उसके बाद केसी आना चाहिए, तो केसी हमको दिया गया है 2 × 10⁻13, तो यहाँ पर हमको 2 × 10⁻13 होना चाहिए, मतलब डी, ठीक है। तो यानी कि हमारा आंसर डी हो जाएगा, सी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो 4 × 10⁻13, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत ही आसान सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा चीजें हमको एलोंगेटेड फॉर्म में ज्यादा दी गई हैं, लेकिन उन सारी चीजों का मतलब नहीं है। अगर तुम्हें पता है कि बेसिकली वो पूछ क्या रहा है और एक्सप्रेशन क्या होता है उसका, तो तुम आराम से ये क्वेश्चन कर सकते, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। Which one of the following condition will favor maximum formation of the product in the reaction, यानी कि हमको प्रोडक्ट की जो प्रोडक्टिविटी है उनको इंक्रीज करना है। ओके, मतलब हम चाहते हैं कि ये रिएक्शन जितना ज्यादा फॉरवर्ड शिफ्ट होगा उतना ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि हमको प्रोडक्ट जो है उसको मैक्सिमम करना है, फेवर द मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, इजंट इट। समझ में आया क्या करना क्या है हमको। तो अब सीधी सी बात है कि अगर हमको यहाँ पर जब भी हम इनको डिस्टर्ब करना है हमको इक्विलिब्रियम को, ताकि ये चीज फॉरवर्ड शिफ्ट हो, तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो चीज तुम्हें ली चैटलिस्ट प्रिंसिपल के थ्रू पता चलता है। तो अब यहाँ पर हमको टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस एज पर द एग्जांपल्स हम यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि एग्जांपल्स के अनुसार हमको टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन देखनी। आई होप कि तुम लोगों ने अभी तक तो कर लिया होगा, लेकिन फिर भी अब देखो, अगर तुम नहीं कर पा रहे हो क्वेश्चन तो कैसे करना है समझो इस चीज को। अब सीधी सी बात है कि यहाँ पर अगर तुम्हें याद हो नियम क्या थे टेम्परेचर और प्रेशर के, कि टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम वहां पे शिफ्ट होता है जहां से देखने पर रिएक्शन एंडोथर्मिक हो, या जहां से हीट एब्जॉर्ब हो रही हो, हीट कंज्यूम हो रही हो, वहां पर उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। तो अगर हम इसकी फॉरवर्ड रिएक्शन देखते हैं बच्चों, तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के अनुसार डेल्टा एच यहां पर -x दिया गया है। अगर डेल्टा एच -x है मतलब इसकी फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। फॉरवर्ड रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है, इजंट इट। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है इसका मतलब बैकवर्ड डेफिनेटली एंडो होगी, बैकवर्ड रिएक्शन एंडो होगी। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से ये चीज बैकवर्ड जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाने से बैकवर्ड जाएगी। लेकिन क्या हमको इसको बैकवर्ड ले जाना है, नहीं, हमको तो इसको फॉरवर्ड ले जाना है। इसका मतलब हमको फॉरवर्ड ले जाने के लिए टेम्परेचर को रखना पड़ेगा कम। तो जब लो टेम्परेचर होगा तब जाके ये फॉरवर्ड शिफ्ट होगी, क्योंकि टेम्परेचर जितना कम रहेगा ये कहां पे शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड शिफ्ट होगी। रीजन बीइंग कि इसकी बैकवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है, फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से ये चीज बैकवर्ड जाएगी और टेम्परेचर घटाने से ये चीज आगे बढ़ेगी। इस वजह से लो टेम्परेचर इज प्रेफरेबल हियर। तो एक टेम्परेचर की कंडीशन हमारे पास आ गई, लो टेम्परेचर, ठीक है। ओके, फिर सेकंड बात आती है प्रेशर की। तो प्रेशर के लिए ली चैटलियस प्रिंसिपल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि ली चैटलियस प्रिंसिपल के अनुसार अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम प्रेशर इंक्रीज करने पर उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां पर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कम होंगे उस तरफ। किस तरफ, जिस तरफ नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कम होंगे। अब देख लो यहाँ पर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कहां पे कम है, यहां पर अगर बात करें तो ये हो गया 1, ये हो गया 1, तो टोटल रिएक्टेंट्स में नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कितने हैं 2, और यहां पर कितने हैं 1। तो सीधी सी बात है ये 2 है ये 1 है, तो यहां पर गैसियस नंबर ऑफ मोल्स कम है। इसका मतलब अगर हमने प्रेशर इंक्रीज किया तो ये फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, और प्रेशर अगर कम किया तो ये चीज बैकवर्ड शिफ्ट होगी। हमको क्या करवाना है, हमको तो प्रोडक्ट की यील्ड बढ़ानी है, मैक्सिमाइज करना है फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। इसका मतलब हमको क्या करना है, फॉरवर्ड शिफ्ट करवाना है। अगर हमको फॉरवर्ड शिफ्ट करवाना है तो हमको प्रेशर हाई रखना पड़ेगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं हाई प्रेशर इज रिक्वायर्ड। समझ में आया। तो टेम्परेचर की कंडीशन क्या हुई, लो टेम्परेचर, और प्रेशर की कंडीशन क्या हुई, हाई प्रेशर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। बिकॉज प्रेशर बढ़ने से टेम्परेचर इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट होता है जहां पर गैसियस नंबर ऑफ मोल्स कम हो। यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में कम थे तो इस वजह से फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ, और टेम्परेचर बढ़ाने के साथ इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट होता है जहां पर डायरेक्शन एंडोथर्मिक होती है, बट ये तो एक्सोथर्मिक थी, इसलिए हमको टेम्परेचर कम रखना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल एज दैट। ओके, सो दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन N2 + 3H2 gives 2NH3 plus heat, मतलब ये हो गई हमारी कौन सी रिएक्शन भाई साहब,
हैबर्स प्रोसेस, ठीक है। तो हैबर्स प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया N2 + 3H2 is in equilibrium with 2NH3 and it is an exothermic reaction. How we understood that this is an exothermic reaction? Because यहाँ पर heat as a product मिल रहा है, यानी heat हमें मिल रही है, इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, अगर हमें इस रिएक्शन को फॉरवर्ड शिफ्ट करवाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? इस टाइप का डिस्कशन अभी हमने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया और हमारा जो डिस्कशन था उसमें भी हमने यहां पर किया था। आई गेस कि ये क्वेश्चन तुम फटाक से कर दोगे। क्या मेरा गेस सही है? ओके, चलो ठीक है, देखते हैं। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन यहां पर कैसे देखेंगे? देखो, अब क्या क्या करना है? कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो हमको N2 और H2 का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करना पड़ेगा या NH3 का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन कह रहा है इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3। क्या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 के इंक्रीज करने से ये रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगी? नहीं। अगर हमने प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज किया ये तो बैकवर्ड शिफ्ट होती है, लेकिन हमको क्या करवाना है? फॉरवर्ड शिफ्ट। तो इस वजह से हम यहां पर इसका आंसर ये नहीं होगा। क्लियर? डिक्रीजिंग द प्रेशर, अब अगर हम प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर के केस में अभी हमने डिस्कस किया था कि प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट होता है जहां पर गैसियस नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, गैसियस नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। जरा देखें जरा कहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम है। अगर यहां पे बात करें तो रिएक्टेंट साइड 1 + 3 कितना हुआ? यहां पर 4 गैसियस नंबर ऑफ मोल्स। यहां पे बताएंगे बच्चों 2 गैसियस नंबर ऑफ मोल्स। कहां पे कम है? इस तरफ कम है, यानी कि प्रेशर बढ़ाने से ये चीज फॉरवर्ड शिफ्ट होगी, प्रेशर बढ़ाने से ये चीज फॉरवर्ड शिफ्ट होगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ऑप्शन में? डिक्रीजिंग द प्रेशर। तो ये ऑप्शन होगा क्या हमारा? नहीं होगा। क्या बात समझ में आई? बाय डिक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 एंड H2। N2 और H2 क्या है? N2 और H2 हमारे रिएक्टेंट्स हैं। रिएक्टेंट्स का तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तभी तो फॉरवर्ड ना होगा, समझे? तो इस वजह से इसका मतलब हम कह सकते हैं कि N2 और H3H2 का कॉन्सेंट्रेशन हमको कम नहीं करना है, बढ़ाना है। लेकिन यहाँ पे भाई साहब क्या बोल रहे हैं? डिक्रीज करें इसको, कुछ भी इंक्रीज करना रहेगा, ठीक है। तो इस वजह से ऑप्शन सी नहीं होगा। देखिएगा डी ऑप्शन क्या कह रहा है? इंक्रीजिंग द प्रेशर। जी हाँ, प्रेशर इंक्रीज करने पर ये चीज फॉरवर्ड शिफ्ट होगी, बिल्कुल सही बात है, ये तो सही लिखा है। एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। अब टेम्परेचर की कंडीशन भी एक बार देख लेते हैं कि टेम्परेचर की कंडीशन क्या बोलती है कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जहां पर एंडोथर्मिक होगा। अब बताओ जरा एंडोथर्मिक कहां पर है? एंडोथर्मिक ये रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट, बैकवर्ड रिएक्शन देखेंगे तो एंडोथर्मिक है, बिकॉज बैकवर्ड रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होके फिर ये चीज बना रहा है ना, N2 और 3H2। तो इसका मतलब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक थी, बैकवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है। और बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से ये चीज बैकवर्ड शिफ्ट होगी। लेकिन हमको तो क्या करवाना है? फॉरवर्ड शिफ्ट, यानी कि हमको टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, इजंट इट? तो टेम्परेचर कम करने पर, है ना, तो एक तो प्रेशर बढ़ेगा, ये सही है, और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो आंसर हमारा डी होगा, एकदम सही। तुमने भी यही लगाया था ना? वेरी गुड, ठीक है। देखा मेरा गैस सही था ना? ठीक है, चलो। नहीं भी हुआ होगा तो भी तुमको अब समझ में आ गया होगा, अपन ने इसके मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कर लिए हैं। आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी कहीं ना कहीं इसी टाइप के कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे। तो मतलब तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे करना है, तुम सीख लो अब इस चीज को, ठीक है। ओके, ली चार्टलियस प्रिंसिपल काफी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने काफी अच्छे से इसको लिया है अपने एमपीक्यू के सीरीज में, ठीक है। For a given exothermic reaction, Kp and K-P are the equilibrium constant at temperature T1 and T2 respectively. Assuming that the heat of the reaction is constant in the temperature range between T1 and T2, it is readily observed that, तो यहां पर हमको पता है कि यहां पर अब कुल मिला के यहां पर क्या पूछ रहा है वो? ये पूछ रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या हो रहा है, और रिएक्शन कैसी दी गई है? एक्सोथर्मिक। तो ये सारी चीजें अपन ने डिस्कस करी हैं कि टेम्परेचर डिपेंडेंसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कैसे होती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस तरीके से टेम्परेचर डिपेंडेंट है। हमने इसके 3 केस देखे थे, जिसमें हमने डेल्टा H 0 पहले देखा था, फिर डेल्टा H ग्रेटर देन 0 और डेल्टा H नेगेटिव, यानी कि एक्सोथर्मिक के केस। तो उसमें हमने क्या क्या देखा था, क्या क्या ऑब्जर्व किया था। अगर तुमने मेरा लेक्चर देखा है तो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हो, अगर तुम्हें अभी ध्यान नहीं आ रहा है तो। अदरवाइज तुम्हें अगर बहुत अच्छी मेमोरी है, बहुत अच्छे से याद आ रहा है, तो तुम मेरे ख्याल से आसानी से बता सकते हो क्या आंसर होगा। क्योंकि हमारा, अब मैं, अगर तुम्हें ध्यान नहीं है तो मैं बता देता हूं कि एक्सोथर्मिक क्या रिलेशन क्या आया था? ln K2/K1 जो था वो क्या आ रहा था? डेल्टा H अपॉन 2.303 R ln नहीं था यहाँ पर,
T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, यही था, राइट। तो अब यहाँ पर T2 माइनस ये चीज थी कि यहाँ पर अगर ये चीज ग्रेटर देन, इस पर डिपेंड करता है पूरी तरीके से डेल्टा एच कि K2 और K1 का क्या हो रहा होगा, यानी K1 से K2 जाने पर इंक्रीज हो रहा होगा कि डिक्रीज हो रहा होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे T2 से T1 से T2 जा रहे हैं, सीधी सी बात है, टेम्परेचर कांस्टेंट एंड टेम्परेचर T1 एंड T2, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर T1 से T2 जा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर, तो डेल्टा H यहाँ पर नेगेटिव दिया गया है। डेल्टा H नेगेटिव दिया गया है मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, इसलिए डेल्टा H नेगेटिव है यहाँ पर। और अगर डेल्टा H नेगेटिव है, इसका मतलब ln K2 by K1 इज नेगेटिव, यानी ln K2 by K1 इज एक्चुअली लेस देन 0, यानी K2 by K1 इज लेस देन 1, यानी K2 इज लेस देन K1, K2 इज लेस देन K1 आ जाएगा, यानी कि एक्चुअली यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं Kp और K' में, तो सीधी सी बात है कि Kp और K' में अगर देखें तो K' बाद वाला है, Kp ओरिजिनल वाला है, तो Kp से K' जाने पर हम देखेंगे कि ये चीज कम हो रही है, यानी K' इज एक्चुअली लेस देन Kp, K' इज लेस देन Kp, A इज द आंसर, है ना, ऐसे ही सोचा था, गुड, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, A हो जाएगा। ओके, समझ में आया कैसे सोचना है। द रिएक्शन क्वेश्चन Q फॉर द रिएक्शन इज, फॉर द रिएक्शन कौन सी रिएक्शन भाई, N2 + 3H2 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2NH3। इसके लिए जो Q दिया गया है वो सीधी सी बात है हमारा NH3 का स्क्वायर, मतलब प्रोडक्ट का पास स्टोइशियोमेट्री अपॉन रिएक्टेंट के पास स्टोइशियोमेट्री होगा, बिल्कुल ठीक है। द रिएक्शन विल प्रोसीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इफ, तो राइट टू लेफ्ट मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ, राइट से लेफ्ट जाना है, तो अगर इस तरफ कब बढ़ रहा होगा, ये तब बढ़ रहा होगा जब, सीधी सी बात है, बैकवर्ड डायरेक्शन में कब शिफ्ट होता है, जब रिएक्शन क्वेश्चन की वैल्यू ज्यादा आ जाती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, है ना, जब रिएक्शन क्वेश्चन की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज्यादा आती है तो ये चीज बैकवर्ड शिफ्ट होगी, और Q अगर लेस देन Kc होता है तो हम कहते हैं कि ये चीज फॉरवर्ड शिफ्ट होगी, और ये Q ग्रेटर देन Kc होता है तो ये बैकवर्ड शिफ्ट होगा, और अगर Q इक्वल टू Kc होता है तो हम बोलते हैं कि ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम होता है। यही हमारा डिस्कशन था, isn't it? तो अगर हमको क्या करवाना है, हमको करवाना है बैकवर्ड शिफ्ट, क्योंकि हमको राइट टू लेफ्ट करना है, एज पर द क्वेश्चन राइट टू लेफ्ट यानी बैकवर्ड शिफ्ट करना है, तो Q को ग्रेटर देन Kc होना पड़ेगा, तो Q इज ग्रेटर देन Kc, आंसर इज डी। क्या बात समझ में आ गई, है ना, इजी क्वेश्चन। द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स आर गिवन, ठीक है। तो यहां पर हमको तीन इक्वेशन दी गई हैं, तीनों इक्वेशन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिए गए हैं। N2 + 3H2 gives 2NH3 K1, N2 + O2 gives 2NO K2, H2 + half O2 gives H2O K3. Okay, the equilibrium constant for the oxidation of 2 moles of NH3 by the oxygen to give NO is, तो यहां पर ये देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन, तो हमको क्या बोला गया है, ऑक्सीडेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ NH3। पहले तो देखें ये तीन तो दी गई है, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है उसके बारे में जरा चर्चा करें। तो 2 मोल्स ऑफ NH3 का ऑक्सीडेशन करना है हमको टू गिव NO। तो यहां पर क्या होगा, देखें NH3 का हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, तो जाके ये हमको क्या दे रहा है, NO दे रहा है, और साथ में H2O देगा, सीधी सी बात, ठीक है। अब अगर हम यहां पर इस तरीके से इसको देखें और इसको बैलेंस किया जाए, तो बैलेंस करेंगे तो NH3 का यहाँ पर NO ये NN बैलेंस है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, तो एक काम करते हैं यहाँ पर 2 लगाते हैं, यहाँ पर 3 लगाते हैं, ताकि हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो 2NH3 ये हो गया। उसके बाद फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अगर 2N लगा दिया है तो यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। अब ऑक्सीजन देखें जरा, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 और 3 2 5 है, इसका मतलब यहाँ पर हमको 5/2 लगना पड़ेगा। नाउ दिस रिएक्शन इज सेड टू बी बैलेंस्ड। ओके, अभी अगर बैलेंस हो गई है और यहाँ पर हम बात करें इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, ठीक है। अब ये इक्विलिब्रियम सेट है यहाँ पर, तो इसके बीच में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ NH3, जी हाँ, यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ NH3 हो रहा है बच्चों, 2 मोल NH3 बाय द ऑक्सीजन टू गिव NO इज। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन का हमको यहाँ पर क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए, अगर ये K है तो, ठीक है। तो हमको K पता करना है कि K कितना होगा। क्या क्वेश्चन समझ में आया, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमको ये 3 इक्वेशन दी गई हैं, और हमको जो पूछा गया है वो कैसे सॉल्व कर देखेंगे। ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, 2 मोल्स ऑफ NH3 बाय ऑक्सीजन, तो 2 मोल्स ऑफ NH3 बाय ऑक्सीजन यहाँ पर हो रहा है, और उसके बाद फिर हम यहाँ पर गिव्स NO। अब देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हें हो सकता है ऐसा लगे कि भाई साहब यहाँ पर डिवाइड बाय 2 है, तो क्यों ना अपन ऐसा करें कि इस पूरी चीज को 2 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये 2 खत्म हो जाए। ऐसा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास 2 मोल्स ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पर 2 मोल्स ही करना है।
और अगर तुम्हारे पास ऐसा हुआ होता कि तुमने यहाँ पे बोला होता कि यहाँ पर तुम्हारी इक्वेशन बैलेंस करने पर ऐसी आई होती कि ये NH3 रहता, यहाँ पर मतलब 1 मोल ऑफ NH3 बन रहा होता उसमें, या 1 मोल ऑफ NH3 का कंबशन हो रहा होता, तो उस केस में तुमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। अगर ऐसा करते तुम कि तुम्हारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के हिसाब से अगर तुमने की होगी, तो उसके हिसाब से अगर तुमने यहाँ पर 1 NH3 लिखा होता, तो अगर उस केस में हो सकता है वो बैलेंस हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसमें बैलेंस नहीं हो सकता, हो सकता, लेकिन उसको तुमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको 2 मोल्स बोला गया है। यहां हमने जो बैलेंस किया है उस हिसाब से ऑटोमेटिकली 2 मोल्स आ रहे हैं, तो हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हमें बस पता चल गया है कि हमें इसी इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। ठीक है, चलो अब इतनी बात क्लियर हो गई है कि हमको पता करना है, तो अब हम देख लेते हैं कि हम इन 3 रिएक्शन जो गिवन रिएक्शन है उससे हमारी फाइनल रिएक्शन कैसे बना सकते हैं। चलो भाई पता करें। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं 2 मोल NH3 की, तो यहां हमको 3 इक्वेशन में NH3 कहां मिल रहा है, वो पहली इक्वेशन मिल रहा है, लेकिन वो एज अ प्रोडक्ट मिल रहा है। हमको क्या चाहिए, एज अ रिएक्टेंट चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको पलटना पड़ेगा। तो पलटेंगे, अगर पलटेंगे तो यहाँ पे सीधी सी बात है, इसको रिवर्स करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 1/K1 हो जाएगा, राइट। कुछ मल्टीप्लाई कुछ डिवाइड नहीं कर रहे, यहाँ पर भी 2 मोल था, यहाँ पर भी 2 मोल है, तो हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, 1/K1 करना है। सिंपली रेसिप्रोकल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको पलट रहे हैं, सिंपल। फिर वहां पर हमको चाहिए NO एज अ प्रोडक्ट, यहां पर हमको NO एज अ प्रोडक्ट सेकेंड इक्वेशन में मिल रहा है, और ये प्रोडक्ट ही है और एज अ प्रोडक्ट ही मिल रहा है, वहां पर भी एज अ प्रोडक्ट चाहिए, यहां पर भी 2 मोल चाहिए, वहां पर भी 2 मोल बन रहे हैं, यानी कि हमको K2 एज इट इज करना है, यानी कि सिंपल ये ऐड हो रहा होगा, और ऐड होता है तो चीज मल्टीप्लाई हो जाती है, इनटू K2 हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर K3 की, और जब देख लेते हैं वहां H2O 3 मोल बन रहे हैं, H2O कितने मिल रहे हैं, 3 मोल एज अ प्रोडक्ट। यहाँ पर H2O एज अ प्रोडक्ट मिल तो रहा है, लेकिन यहाँ पर केवल 1 मोल मिल रहा है, और अगर 1 मोल मिल रहा है, इसको 3 मोल करने के लिए इस पूरी रिएक्शन को हमको 3H2 प्लस 3/2O2 इज इन इक्विलिब्रियम विद 3H2O करना पड़ेगा। और अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस इक्वेशन को, सीधी सी बात है K3 की पावर 3 चढ़ जाएगी, इजंट इट, पावर 3 चढ़ेगी। और अगर K3 की पावर 3 चढ़ रही है, अब उसके बाद फिर जाकर के जब हम ऐड करेंगे तब जाके 3H2 एज अ प्रोडक्ट हमको मिल रहा होगा। अगर 3H2 एज अ प्रोडक्ट मिल रहा है आफ्टर मल्टीप्लाइंग द होल इक्वेशन विद 3, देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज गोइंग टू बी एज अ पावर, है ना, K3 की पावर 3 हो जाएगा, और फिर जाके ऐड होगा, तो यहाँ पर K3 की पावर 3 चढ़ेगी। तो हमारा फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो यही आएगा कि K इज इक्वल टू कितना होगा, K2 K3 की पावर 3/K1, K2 K3 की पावर 3 नहीं, ये गलत हो गया, K2 का स्क्वायर नहीं, K1 K2 ये भी नहीं, K2 K3 की पावर 3/K1, D इज द आंसर। यस, तुम्हारा भी आया था ना, वेरी गुड। तो कैसे सोचना है, इस तरीके से सोचना है, मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर है, इसकी और प्रैक्टिस करना, ठीक है। बढ़िया, बड़ा क्वेश्चन है, एक बार अच्छे से पढ़ लो और अच्छे से ट्राई कर लो, ठीक है। अब मेरी बारी। A 20-liter container at 400 Kelvin contains carbon dioxide at a pressure of 0.4 atm and an excess of SRO, ठीक है। Neglect the volume of solid SRO, ठीक है, हम solid को वैसे भी इग्नोर करते हैं। The volume of the container is now decreased by moving the movable piston fitted in the container, ठीक है। तो वॉल्यूम को हमने कंटेनर यहाँ पे प्रेशर बढ़ाया, जो प्रेशर बढ़ाएंगे तो सीधी सी बात है ये पिस्टन मूव होगा और वॉल्यूम जो होगी कम होगी। The maximum volume of the container when the pressure of carbon dioxide attains its maximum value will be. Okay, तो यहां पर ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये एक्चुअली स्टेट्स ऑफ मैटर प्लस इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है ये। तो यहां पर क्या हो रहा है, सिंपली यहां पर SrCO3 सॉलिड SrO और CO2 के साथ इस इक्वेशन में इक्विलिब्रियम सेट हुआ है। जब हम इनिशियल t इक्वल टू 0 की बात करते हैं, तो इनिशियली अब सॉलिड और सॉलिड को तो अपन को इग्नोर करना है। इनिशियली इसने बोला कि CO2 का 0.4 atm प्रेशर था, ठीक है, क्योंकि ये गैसियस है, बाकी सॉलिड और सॉलिड का तो वैसे भी प्रेशर हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये t इक्वल टू 0 पर कंडीशन थी, यहाँ पर t इक्वल टू 0 मतलब इनिशियल कंडीशन थी, है ना। तो इनिशियली यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि P1 अगर बोले, इनिशियल कंडीशन P1 बोले तो 0.4 atm था, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम कितना दिया गया था, इसका वॉल्यूम दिया गया था 20 लीटर, तो V1 हम कह सकते हैं कि 20 लीटर दिया गया है। टेम्परेचर यानी कि T1 हम बोल देते हैं, T1 हमको 400 केल्विन दिया गया है, ठीक है। उसके बाद फिर एट प्रेशर ये सारी चीजें, उसके बाद फिर दिया गया द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज नाउ डिक्रीज, अब वॉल्यूम कंटेनर डिक्रीज कर दिया गया है, ठीक है, इज नाउ डिक्रीज बाय मूविंग द पिस्टन, ठीक है। The maximum volume of the container when the pressure of the carbon dioxide attains its maximum value. अब यहाँ पर ये समझो इस चीज को कि क्या बोलना चाह रहा है कि when the pressure of the carbon dioxide attains its maximum value, तो इसका मतलब देखो हमको दिया गया है Kp इसका 1.6,
ठीक है। इसका मतलब ये जब हमने इनिशियली इसके 0.4 ATM लिए थे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये इक्विलिब्रियम में नहीं थे, SRO था, ये था। तो अब क्या होगा कि ये रिएक्शन थोड़ी देर अगर हमने कंटेनर में एज इट इज इन दोनों को छोड़ दिया, तो थोड़ी देर बाद जब हम वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे या प्रेशर बढ़ाएंगे, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर SRO सॉलिड यहाँ पर आएगा और एक इक्विलिब्रियम सेट होगा। और जैसे ही वो इक्विलिब्रियम सेट होगा, उस टाइम पर टोटल कितना प्रेशर रहेगा वो भी कहीं ना कहीं CO2 पर ही डिपेंड करेगा, क्योंकि CO2 इज द ओनली गैसियस थिंग दैट इज अवेलेबल इन द कंटेनर एंड दैट इज द ओनली थिंग विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेशर। ठीक है, वो जो प्रेशर टोटल कंटेनर में है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमको ये देखना है कि T इक्वल टू इक्विलिब्रियम आने पर कितना यहाँ पर प्रेशर सेट हुआ है। अब यहाँ पे अगर मैं Kp की बात करूं तो इक्विलिब्रियम यहाँ पर जो सेट है, तो Kp की वैल्यू क्या लिखेंगे हम? Kp की वैल्यू हम सिंपली लिखेंगे प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और बाकी ये तो सॉलिड स्टेट में है, और जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि सॉलिड स्टेट में जो भी हम लिखते हैं उसको हम ऑलरेडी हम एक्टिव मास को कंसीडर नहीं करते हैं, 1 मानते हैं। तो यानी कि सिंपल जो Kp होगा वही प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा एट इक्विलिब्रियम। और हमको Kp कितना दिया गया है? 1.6 ATM, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाएगा? 1.6 ATM हो जाएगा, और वही फाइनल प्रेशर भी रहेगा। तो 1.6 ATM यहाँ पर फाइनल प्रेशर हमको यहाँ पर ये चीज, यानी कि हमको P2 पता चल गया है, P2 पता चल गया है। ओके, और टेम्परेचर सेम है, मतलब T1 और T2 सेम है, मतलब कि हमको कोई दिक्कत ही नहीं है, टेम्परेचर सेम है और नंबर ऑफ मोल सेम है, सब कुछ सेम। लेकिन हमको यहाँ पर प्रेशर जो है वो चेंज हो रहा है। इसका मतलब अब ये पॉइंट आ गया है यहाँ पे बॉयल्स लॉ का, राइट। तो बॉयल्स लॉ के हिसाब से अगर देखा जाए तो P is inversely proportional to V at constant temperature। टेम्परेचर कांस्टेंट पर P is inversely proportional to V होता है, या हम ये कहते हैं P प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट, यानी कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होता है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, राइट, है ना, यही चीज होती है। अगर इस हिसाब से देखें तो P1 कितना दिया गया है? 0.4, तो ये दिया गया है 0.4। V1 कितना दिया गया है? 20 लीटर, तो ये दिया गया है 20 लीटर, इज इक्वल्स टू P2 कितना है? 1.6। ये फाइनल प्रेशर अटेन हुआ है, देखो, है ना, दिस इज द व्हेन द CO2 अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो CO2 अपनी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा? 1.6 ATM पर, प्रेशर इंक्रीज हो गया है, ठीक है। अब 1.6 है तो वॉल्यूम यहाँ पर V2 हमको पता करना है, ये तो हमको निकालना है कि अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू विल बी, यहाँ पर मैक्सिमम वॉल्यूम कितनी होगी, बस ये चीज निकालनी। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ से डेसिमल हटेगा, ये डेसिमल हटा, ये डेसिमल हटा, दोनों हटे, 4 4 जा 16 हुआ और 4 5 जा 20 हुआ। तो वॉल्यूम कितना आ गया? V2 इज गोइंग टू बी 5 लीटर, ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया, 5 लीटर। समझ में आया क्या करना है? तो तुमको ये समझ में आना चाहिए कि Kp का मतलब क्या है, और ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसके हिसाब से हमको ये समझ में आ रहा है कि CO2 इज द ओनली गैसियस थिंग दैट इज अवेलेबल एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल, सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेशर ऑफ द कंटेनर, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो Kp की वैल्यू है वो एक्चुअली प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ही है एट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ना, इस चीज से तुम समझ सकते हो जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि फाइनल प्रेशर जो हो रहा है वो 1.6 ATM हो रहा है, इनिशियल प्रेशर 0.4 दिया गया था, फिर हमको वॉल्यूम दिया गया था, हमको V2 निकालना है, टेम्परेचर कांस्टेंट था, ठीक है। तो ये चीज हो गई, तो इस हिसाब से हमने V2 निकाल लिया, 5 लीटर, आंसर इज डी, इजंट इट। आगे बढ़े। क्या बोल रहा है ये? इफ द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज 1.6 into 10 की पावर 12, ओके, देन द इक्विलिब्रियम, then at equilibrium the system will contain what? Mostly reactants, mostly products, or similar amount of reactant and product and all the reactants। तो कैसे देखेंगे? इस चीज के बारे में भी अपना डिस्कशन हुआ है कि जब हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम को, जब तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें कुछ इस टाइप की चीज बताई थी कि हम यहाँ पर ये पता कर सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जो फीचर्स थे, उसमें एक फीचर ये था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हमको एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में पता चलता है कि किस हद तक रिएक्शन हो रही। तो हमने ये बात करी थी कि अगर 10 की पावर 3 से ज्यादा होता है तो मोस्टली प्रोडक्ट होता है, अगर 10 की पावर -3 से कम होता है, 10 की पावर -3 से, तो बोलते हैं मोस्टली रिएक्टेंट्स है, मतलब रिएक्शन आगे बढ़ी ही नहीं लगभग देखा जाए तो। और 10 की पावर 3 से ज्यादा होता है तो बोलते हैं कि ज्यादातर ऑलमोस्ट कंप्लीशन रीच किया है, ठीक है, ज्यादातर प्रोडक्ट ही है। और अगर इनके बीच का कहीं होता है तो मॉडरेट लेवल ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स मौजूद रहते हैं डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द Kp, ठीक है, या Kc या Kp। तो अब यहाँ पर इसने बोला है कि भाई साहब अगर यहाँ पर वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर 1.6 into 10 की पावर 12 है, तो देख सकते हो तुम 10 की पावर 12 कितनी ज्यादा है।
अगर 10 की पावर 12 ज्यादा है, यानी कि सीधी सी बात है बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू है, डेफिनेटली इसने क्या किया होगा, ये पूरे तरीके से प्रोडक्ट की ओर ही गया होगा। तो दिस पर्टिकुलर सिस्टम एट इक्विलिब्रियम विल कंटेन मोस्टली प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो मोस्टली प्रोडक्ट्स होगा। दिस इज हाउ इट इज द एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यहाँ पर एप्लीकेशन है कि हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे मदद करता है, क्या क्या निकालना। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है। If the equilibrium constant for N2 plus O2 gives 2NO is K, the equilibrium constant for half N2 plus half O2 gives 2N। तो बहुत ही सिंपल हो गया यार, बहुत ही सिंपल हो गया, नहीं हो गया होगा अब तक तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि यहाँ पर ये रिएक्शन अगर K है और इस रिएक्शन से इस रिएक्शन को कंपेयर किया जाए, तो हमने बेसिकली क्या किया है, इस पूरी रिएक्शन में हाफ से मल्टीप्लाई किया है ना। जब इसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ना ये मिलेगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि N2 में हाफ मल्टीप्लाई करेंगे तब हाफ N2 प्लस हाफ O2 तब NO मिलेगा। तो हम कह सकते हैं अगर ये K है तो ये चीज का क्या हो जाएगा, K की पावर 1/2, क्योंकि हम जिस भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन को, K की पावर वो चढ़ेगी, इसलिए आंसर हो जाएगा A, K की पावर 1/2। ओके, आगे बढ़ें। फॉर द रिएक्शन N2 प्लस O2 गिव्स 2NO, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम में है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज K1, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमको K1 दिया गया है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज K2 फॉर द रिएक्शन, इस इक्वेशन का हमको K2 दिया गया है। ओके, व्हाट इज द K फॉर दिस रिएक्शन, तो NO2 प्लस हाफ O2, NO2 इज इन इक्विलिब्रियम विद हाफ N2 प्लस O2, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा ये हमको पता करना है, ठीक है। दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। चलो भाई देखें जरा इन दो इक्वेशन से हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। ओके, तो देखें जरा NO2 हमको एज ए रिएक्टेंट चाहिए। हमारी दो इक्वेशन में NO2 कहां है, NO2 रिएक्शन हमारी यहां पर है, करेक्ट है, यानी कि सेकंड इक्वेशन में एज अ प्रोडक्ट है, सेकंड इक्वेशन में एज अ प्रोडक्ट है। हमको यहाँ पे क्या चाहिए, एज अ रिएक्टेंट चाहिए। तो अगर इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको पलटना पड़ेगा। तो जब हम पलटेंगे तो क्या होगा, ये K2 का क्या हो जाएगा, 1/K2 हो जाएगा, 1/K2 हो जाएगा, है ना। तो अगर यहाँ पे क्या किया है हमने, अगर ध्यान से देखो तो हमने इस रिएक्शन को पलट दिया। जब इस रिएक्शन को पलटा हमने तो ये जो K2 था ये 1/K2 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। और क्यों पलट रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे NO2 एज अ प्रोडक्ट था, यहाँ पे हमको एज अ रिएक्टेंट चाहिए था, ठीक है। अब एक चीज और नोटिस करो कि यहाँ पर हमको, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लीकेशन है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है। इसका मतलब हमको इस रिएक्शन को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इस पूरी रिएक्शन को 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके तो ना 2NO2 जो है वो NO2 बनाएगा, क्योंकि 1/2 से डिवाइड करेंगे। तो अगर हम इस चीज को, अगर पूरी रिएक्शन को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधी सी बात है उसकी पावर कितनी चढ़ जाएगी, 1/2। इसका मतलब यहाँ पर 1/K2 की पावर 1/2 भी चढ़ेगी, समझे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पलट नहीं रहे हैं, पलट करके आधा भी कर रहे हैं, तो पलट करके आधा भी कर दिया, समझ गए। तो ये चीज हो गई। उसके बाद देखें जरा N2 प्लस O2, तो N2 प्लस O2 देखें तो यहाँ पर हमको N2 प्लस O2 कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है। पहले तो N2 पे ही फोकस करें, तो N2 हमको यहाँ पे ही मिल रहा है, और ये चीज इसका मतलब, लेकिन ये एज अ रिएक्टेंट है यहाँ पर, और ये एज अ प्रोडक्ट है यहाँ पर, ठीक है। ये रिएक्टेंट है यहाँ पर, ये प्रोडक्ट है यहाँ पर, और N2 यहाँ पर 1 मोल का था। अब अगर इस रिएक्टेंट को मुझे प्रोडक्ट बनाना है तो इस रिएक्शन को पलटना पड़ेगा। जब इस रिएक्शन को पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/K1 हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको पलट दिया, इसको पलटा तो क्या हो जाएगा, 1/K1 हो जाएगा। जब ये 1/K1 होगा तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये चीज तो ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर N2 1 मोल था, यहाँ पर हाफ मोल है ना, है ना, है ना। यहाँ पर 1 मोल था, यहाँ पर हाफ मोल है, तो हम कह सकते हैं कि अगर हमको इसको हाफ करना है तो इस पूरी रिएक्शन को हमको 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करूं तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, इसका भी पावर 1/2 होगा, है ना। यानी कि इसको भी पलट करके आधा किया, इसको भी पलट करके आधा किया, तो इसको पलट करके आधा करेंगे तो 1/K1 की पावर 1/2 चढ़ेगा, इसको पलट करके आधा किया, और इसका भी पलट करके आधा किया, मतलब इसको भी पलट करके आधा करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा प्रोबेबली। तो ये चीज आ जाएगी, तो कैसे कर देंगे इसको, अगर मल्टीप्लाई कर दें एक ही बार में तो हो जाएगा 1/K1K2 होल की पावर 1/2। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 1/K1K2 होल की पावर 1/2, सी आंसर होगा इसका, है ना। ऐसे किए थे तुम लोग भी, गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं।
In which of the following equilibrium Kc and Kp are not equal? तो Kc और Kp not equal की बात है, मतलब यहाँ पर this is the question of relation between क्या बोलते हैं Kc and Kp. तो relation between Kc and Kp क्या है, याद दिलाओ मुझे. Kp is equals to, जी हाँ, Kc into, जी हाँ बिल्कुल सही, RT की पावर, हाँ आगे की पावर डेल्टा Ng. वेरी गुड वायर, सही बात है. Kp is equals to Kc RT की पावर डेल्टा Ng, बिल्कुल सही बताया तुम. ठीक है, तो अगर ये चीज है तो हमको ये बोल रहा है कि ये चीज इक्वल कब नहीं होगी. अब इक्वल तभी नहीं होगी जब डेल्टा Ng जीरो नहीं होगा. अगर डेल्टा Ng जीरो नहीं है तो ये इक्वल नहीं है. अगर डेल्टा Ng जीरो है इसका मतलब इसकी पावर जीरो है, और पावर जीरो मतलब कि क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. और RT की पावर जीरो, एनीथिंग टू द पावर जीरो इज 1, इसका मतलब Kp इक्वल टू Kc. यानी कि डेल्टा Ng जब 1 होता है तब Kp इज इक्वल्स टू Kc होता है. दिस इज द कंसेप्ट, ये कंसेप्ट है. अब बाकी अब देख लेते हैं. मेरे ख्याल से अब तो कुछ बचा नहीं है. और डेल्टा Ng कैसे देखना है, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट. यानी अगर NP और NR बराबर है, अगर सेम है, तो फिर क्या बोलते हैं, डेल्टा Ng जीरो होगा. यहाँ पर डेल्टा Ng जीरो होगा, तो है ना. NP और NR बराबर है तो हम कहेंगे कि यहाँ पर डेल्टा Ng जीरो होगा और Kp Kc के बराबर होगा. चलो देख लेते हैं. तो यहाँ पर 2 मोल है, यहाँ पर कितने हैं, 1 और 1 2. तो यहाँ पर भी 2 है, गैसियस ही देखना है. ठीक है, तो बराबर है. ठीक है, तो यहाँ पर Kp और Kc बराबर होंगे, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा. यहाँ पर कैसा है, SO2 1 मोल, यहाँ पर कितना है 1 मोल, और यहाँ पर कितना है 1 मोल, और यहाँ पर कितना है 1 मोल. यानी कि यहाँ पर भी 2 मोल और यहाँ पर भी 2 मोल, दोनों 2 है. तो यहाँ पर भी आंसर ये नहीं होगा. Kp और Kc बराबर होंगे यहाँ पर भी. H2 गैसियस 1 मोल, I2 गैसियस 1 मोल, तो 1 + 1 कितने हो गए 2, और यहाँ पर कितने हैं 2, यानी कि 2 और 2 बराबर. हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी Kp और Kc बराबर होंगे, लेकिन हमको तो नहीं होंगे वाला चाहिए ना. फिर यहाँ पर सॉलिड है तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे. यहाँ पर कितना है 1 मोल, और यहाँ पर कितना है 2 मोल. ठीक है, तो ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है, तो हम कह सकते हैं कि ये चीज, ये 2C + O2, यहाँ पर TCO2 होना चाहिए था यहाँ पर. ठीक है, हाँ चलो CO2 होगा. खैर अपन को तो नंबर ऑफ गैसियस मोल से चिंता करनी है. तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2 मोल थे, यहाँ पर 2 मोल थे. अगर ये 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर डेल्टा Ng जीरो नहीं है, यहाँ पर डेल्टा Ng इज नॉट जीरो, देयरफॉर Kp इज नॉट इक्वल टू Kc. यही हमारा आंसर हो जाएगा. आंसर इज डी. समझ में आया, क्योंकि हमको नॉट इक्वल बताना था. ओके क्लियर. तो ये चीज है बहुत ही सिंपल सी. ओके. If the concentration of OH minus in the reaction FeOH whole thrice solid is in equilibrium with Fe3 plus aqueous and 3OH minus aqueous, ठीक है, decreases by 1/4 times, मतलब OH minus का concentration 1/4 times decrease हो गया है, then the equilibrium concentration of the Fe3 plus ion will increase by, तो Fe3 plus कितना हो जाएगा. तो देखो अब अगर मैं इस इक्वेशन के लिए, इस इक्विलिब्रियम के लिए अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन लिखूं तो क्या होगी, वो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखते हैं. तो प्रोडक्ट क्या है, Fe3 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, ओ सॉरी Fe3 प्लस है, ये ऐसा रहेगा, ये Fe3 प्लस, और उसके बाद फिर साथ में आएगा OH माइनस की पावर 3, इजंट इट, है ना. ये चीज रहनी है. और डिवाइड में अगर हम करेंगे तो अब सीधी सी बात है, डिवाइड में हम कुछ भी नहीं रख पाएंगे क्योंकि 1 रहेगा, क्योंकि ये भाई साहब कौन है, सॉलिड है. तो जब ये सॉलिड है तो यहाँ पर इसलिए नीचे कुछ भी नहीं रहेगा. अब बात होती है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो फिक्स रहता है, वो कांस्टेंट है, तभी तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है. सीधी सी बात है. तो यहाँ पर अगर ऐसा है तो अब इन्होंने बोला है कि अगर हमने OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन को 1/4 टाइम्स डिक्रीज कर दिया, यानी कि अगर ये x था तो इसको 1/x कर दिया, अगर तो यहाँ x/4 कर दिया अगर, तो क्या होगा. तो अगर हम इसको कॉन्सेंट्रेशन को 1/4 टाइम्स कर देंगे, यानी कि अगर हमने OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बाय 4 कर दिया, पावर 3 तो था ही, और Fe3 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हम ये कुछ ना कुछ इंक्रीज होगा. ठीक है, यहाँ पर वही पूछा है कि Fe3 प्लस कितना इंक्रीज होगा. अब सीधी सी बात है, इसका प्रोडक्ट हमको कांस्टेंट रखना है, यानी कि इसका प्रोडक्ट FeOH माइनस की पावर 3 Fe3 प्लस इंटू OH माइनस की पावर 3 ही आना चाहिए, यही आना चाहिए. तो अब इसके लिए क्या करना है, जब हमको कांस्टेंट रखना है तो सीधी सी बात है, हम Fe3 प्लस में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि ये कांस्टेंट बना रहे. तो सीधी सी बात है, इसको पहले देखें जरा, यानी कि इसमें x मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ ना कुछ x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी यहां पर हम ये चीज कर पाएंगे. कितने टाइम्स Fe3 प्लस इंक्रीज होगा, इजंट इट, है ना. अगर मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर लिख दूं तो हमको कुछ लिखना पड़ेगा ऐसा कि x इंटू Fe3 प्लस,
करेक्ट है। तो ये चीज हमको x में क्या मल्टीप्लाई करें, हम x में हम क्या मल्टीप्लाई करें तब जाके हमारा जो कांस्टेंट है वो यही का यही बना रहे, मतलब Fe3+ ही बना रहे इंटू OH माइनस की पावर 3 बना रहे। दैट वाज द ओरिजिनल k, यही तो k था हमारा। तो k एज इट इज बना ही रहना है। OH माइनस अगर हमने बाय 4 कर दिया है तो x कितना होगा ये चीज हमको निकालनी। क्वेश्चन समझ में आया? फिर से समझो कि यहाँ पर ये चीज है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर हमने यहाँ पर OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन 1/4 टाइम्स कर दिया तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन Fe3+ का कितने से इंक्रीज होगा, ये चीज हमारा क्वेश्चन है। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो सेम वही का वही बना रहेगा, हमें सिंपली ये पता करना है कि अगर OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बाय 4 कर दिया तो Fe3+ कितने से इंक्रीज हो जाएगा, किस फैक्टर से इंक्रीज होगा। इजंट इट क्लियर? तो अब हम इसको करें तो Fe3+ से Fe3+ कैंसिल होगा, OH माइनस की पावर 3 से OH माइनस की पावर 3 कैंसिल होगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 1 इज इक्वल टू, ये 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर x इंटू 1/4 की पावर 3। 1/4 की पावर 3 कितनी होती है बच्चों? 1/4 की पावर 3 यानी 4 की पावर 3 होती है। 4 4 16, 16 4 64, तो 64 होता है। इसका मतलब यहाँ पर x क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। x विल बी इक्वल, है ना, 64 डिवाइड में था, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। x इज गोइंग टू बी 64 टाइम्स, तो यहाँ पर 64 टाइम्स ये इंक्रीज हो जाएगा। यानी अगर मैं यहाँ पर 64 मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पर ये बाय 64 है तो यहाँ पे 1/64 आएगा, ये 64 इस 64 से कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली कुछ ना कुछ भी करके k तो वही का वही बना रहेगा। ठीक है, हालांकि यही क्वेश्चन को, अब तो मैंने तो तुम्हें थोड़ा इलैबोरेटिवली बता दिया ताकि तुम्हारा जो ब्रेन है वो उस तरीके से सही तरीके से वर्क करे और तुम यहाँ पर सोच पाओ कि कैसे आया हो। हालांकि तुम इसी क्वेश्चन को बिना पेन उठाए भी यहाँ पर कर सकते हो। कैसे? तो कि तुम्हें बस ये पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पर हमें पता है कि k इक्विलिब्रियम अगर ये है और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन अगर 3 टाइम, ये पावर 3 है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे 3 स्टोइशियोमेट्री इसकी 3 की है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर पावर 3 चढ़ रही है। अगर पावर 3 चढ़ रही है तो ये अगर 1/4 टाइम्स डिक्रीज हो रहा है यानी कि 1/64 हो रहा है, तो इसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पर अगर 1 पावर है तो 64 टाइम्स ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 1/64 हो रहा है, ये 64 इंटू करेंगे तब जाके ही वो कैंसिल होगा और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वही का वही बना रहेगा। तो ये तुम बिना पेन उठाए भी यहीं की यहीं कर सकते हो। ये सारी चीजें तो मैंने काफी मैथमेटिकली उसको जस्टिफाई करने के लिए ये सारी कर दी, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये 1/64 हो रहा है तो इसको 64 टाइम्स करना पड़ेगा, तब जाके ही दोनों कैंसिल होंगे और वही की वही चीज कहानी बनी रहेगी, है ना। तो इस वजह से तुम इसको डायरेक्टली भी 64 लगा सकते हो। ओके, क्लियर? आगे बढ़े। गिवन दैट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन 2SO2 gaseous plus O2 is in equilibrium with 2SO3 has a value of 278 at a particular temperature. What is the value of the equilibrium constant for the following reaction at the same temperature? तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हमको दी गई है, पहले तो इसको अपन सारा एक लाइन में लिख दें तो हो जाएगा 2SO2 gaseous plus O2 gaseous is in equilibrium with 2SO3। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज करेंगे तो अब यहाँ पर हमको इसका कितना दिया गया है, 278 दिया गया है, ये गैसियस है। ठीक है, तो इसका 278 वो दिया गया है। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर इस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम का हमको क्या बनाना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। और इसका हमको कितना दिया गया है, k, पहले तो इसको k बोल देते हैं अभी के लिए, 278 है हालांकि, फिर बाद में हम करते रहेंगे। तो अगर इसको और इसको कंपेयर किया जाए तो देखा जा रहा है कि यहाँ पर 2SO3 एज अ प्रोडक्ट है, यहाँ पर SO3 एज अ रिएक्टेंट है। इसको अगर पलट दें तो ये 2SO3 यहाँ पर एज अ रिएक्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर हमने क्या किया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को पलट दिया है। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चों कि यहाँ पर 2 था प्रोडक्ट, यहाँ पे इंटू 2 था, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 1 ही मोल है। तो अगर मुझे इस चीज को 1 मोल बनाना पड़ेगा तो इसके लिए मुझे इस पूरी रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो जाके ये होगा, ये इक्वेशन, यहाँ पर इस पूरी इक्वेशन को पलट करके हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पलट करके हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम इक्वेशन ये बन जाएगी, राइट। तो हमने क्या किया है, अगर इसको और इसको कंपेयर करें तो इसको पलटेंगे और आधा करेंगे तब जाके हमारी इक्वेशन आएगी। पलटेंगे तो 1/k और आधा करेंगे तो पावर में 1/2। ये है अल्टीमेटली हमको ये करना है। तो अब हमारे पास k कितना दिया गया है, 278। तो हमारे पास फाइनली हमारा कैलकुलेशन कहाँ रह गया है कि 1/278 की पावर 1/2 निकालना है, बस हमको 1/2 मतलब रूट निकालना है उसका, कुल मिलाकर रूट ऑफ 1/278।
करते हैं, चलो ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे भाई? करेंगे, थोड़ा सा आसान बनाते हैं, काम करते हैं 278 को अप्रोक्सीमेटली 275 ले लेते हैं। तो बोले अप्रोक्सीमेटली 275 ले तो लिया, लेकिन इससे आसान कैसे हुई चीज है? तो देखें, तो यहाँ पर देखें, देखो 1/275 है, राइट? 1/275, इसका रूट निकालना है हमको। ओके, तो क्या करो, इसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए हमको पता है 25, देखो ये 25 का टेबल में आता है, isn't it? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 0 मल्टीप्लाई करते हैं और 2 0 यहाँ पर डिवाइड करते हैं। ठीक है, 2 0 मल्टीप्लाई किया, 2 0 डिवाइड किया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। अब अगर मैंने यहाँ पर इसको 25 से अब मैं काटूं तो ये हो जाएगा 25 1 जा 25, 2 कैरी ओवर, 25 1 जा 25, 11 आ जाएगा। और यहां पर अगर करूं तो ये आ जाएगा 25 कितने जा 100, 25 4 जा 100, isn't it? तो ये आ जाएगा, क्या हो जाएगा, मैं इसको क्लियरली लिख देता हूं, ये आ जाएगा 4/11 इंटू 100, ये आ गया। ठीक है, अब यहां पर ये बचा है 4/11 इंटू 100। इसको कैलकुलेशन सही करने के लिए काम करते हैं, फिर इसको 0 से मल्टीप्लाई, इसको 0 से डिवाइड करते हैं। ओके, इतना किया। अब इससे क्या होगा कि यहाँ पे 40, भले ये डायरेक्टली नहीं कट रहा है लेकिन अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है देखें तो जरा। तो ये आ रहा है बच्चों 11 3 जा 33 होता है, 11 3 जा 33 होता है, और 33 है तो अब 7 कैरी ओवर हुआ, 7 कैरी ओवर हुआ तो यहाँ पर डेसिमल के बाद यहाँ पर हम कहेंगे कि 70 आएगा, और 70 आया तो 11 कितने जा 70 के पहले होता है 66, 11 6 जा 36, isn't it? 11 6 जा 36, फिर 4 कैरी ओवर हुआ, फिर 11 3 जा, फिर 11 से है ना, तो 3 6 3 6 3 6 ऐसे चलता जाएगा, राइट? तो यहाँ पर हम बोल देते हैं अभी 3.6 पे होल्ड रखते हैं इसको। तो 3.6 रखने के बाद अब यहाँ पे ये चीज इतनी, मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि कोई चीज डाउट हुआ होगा, कि एक एक करके अगर तुमने स्टेप देखी होगी तो तुम समझ जाओगे कि पहले 4/11 इंटू 100 आया था, यहाँ तक हम कैसे पहुंचे थे वो चीज भी मैंने तुम्हें बता दी कि पहले 278 को अप्रोक्सीमेटली 275 किया, ये 1/2 था तो इसको रूट लिख रहा हूं मैं। यहाँ पर 275 था, उसको इंटू 100 बाय 100 किया, तो इंटू 100 बाय 100 करने से 25 से कैंसिल हो जाएगा, 25 4 जा 25 11 से। उसके बाद हमने यहाँ पर जैसे ये 4/11 बचा, 4/11 इंटू 100, तो इसमें एक बार 0 और मल्टीप्लाई किया और एक 0 यहाँ पर और डिवाइड कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि ये 40/11 आया, 40/11 इज अप्रोक्सीमेटली 3.6। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 3.6 इंटू 10 की पावर 3, नहीं इंटू 10 की पावर -3 है ना, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, रूट ऑफ 3.6 इंटू 10 की पावर -3 है ना, ये लिख सकते हैं ना, डिवाइड में 1000 है इसको। अब एक काम करता हूं मैं, इसको अगर मैं 36 लिख दूं तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 36। अब क्योंकि मैं एक डेसिमल यहाँ 3.6 से इधर खिसका रहा हूं, इसका मतलब मैंने क्या किया है, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 10 किया है। अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 10 कर रहा हूं तो मेरे को डिवाइड बाय 10 भी करना। अगर मैं डिवाइड बाय 10 करूंगा तो 10 की पावर -3 जो होगा वो डिवाइड बाय 10 करने की वजह से 10 की पावर -1 और चढ़ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 10 की पावर -4। समझे? नहीं समझे? फिर से समझो। यहाँ पर क्या हुआ कि 3.6 था, 3.6 इंटू 10 की पावर -3 था, isn't it? इसमें मैं इंटू 10/10 कर रहा हूं। जब इंटू 10 करूंगा तो 36 बनाएगा, और जब 10 डिवाइड में था तो ये 10 ऊपर जाके 10 की पावर -3 के साथ मिलकर के 10 की पावर -4 नहीं हो जाएगा क्या? आप समझे? वेरी गुड। तो हो जाएगा ना, तो 36 का रूट कितना हो जाएगा 6, और 10 की पावर -4 का रूट कितना हो जाएगा 10 की पावर -2। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर -2, आंसर इज दिस। तो हमें सिंपली क्या करना है कि थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करके ये चीज कर सकते हैं, और अपन चीजों को आसान कैसे बना सकते हैं, यहाँ पर तुमको थोड़ा सा, तुम सोच रहे होगे कि सर हम कैसे दिमाग लगाएंगे, ये इतना प्रैक्टिस से, इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, लॉट एंड लॉट ऑफ प्रैक्टिस। किस तरीके से हम क्या ऐसा करें, क्या ऐसा दिमाग लगाएं कि जितना आसान हो सके कर लें, है ना? नहीं तो अपन क्या है ना 1/278 की पावर रूट देख के ही घबरा जाएंगे। तो उसको थोड़ा सा अपन आसान बना सकते हैं जितना पॉसिबल हो। तुम्हारा दिमाग अगर 1/275 पे नहीं चल रहा है तो ट्राई फॉर 1/300, ट्राई फॉर 1/250, है ना? तो यहाँ पर जैसा भी तुम कर रहे हो, सारी स्टेप अगर तुम्हारे दिमाग को थोड़ा सा आसान बना रही तो अप्रोक्सीमेशन चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सारे के सारे कैलकुलेशंस जो हैं दूर दूर है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर तुम कर सकते हो ऐसा। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर इसका सी आ गया। ओके, क्लियर, आगे बढ़े। Given the reaction between the two gases represented by A2 and B2 to give the compound AB, A2 plus B2 is equal to 2AB. At the equilibrium, the concentration of A2 is itna, B2 is itna, AB is itna. If the reaction takes place in a sealed vessel, okay,
at 527 degrees Celsius, then the value of Kc will be. बताइएंगे क्वेश्चन क्या समझ में आया है? आई होप, क्योंकि बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। हमको सिंपली क्या बोला गया है कि ये एक इक्विलिब्रियम सेट है, ठीक है, इतना डिग्री टेम्परेचर है, टेम्परेचर का वैसे तो कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। हमको केसी की वैल्यू हमको यहाँ पर लिखनी है कि इसके लिए केसी क्या होगा, और उसमें इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यूज दी गई हैं, हमें सिंपली वो वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है, दैट्स इट, सिंपल है। तो आई एक्सपेक्ट कि तुम यहाँ पर क्वेश्चन करोगे, एक बार ट्राई अपने खुद की क्या बोलते हैं, जितने भी तुम्हारे विज्ञान तुमने अभी तक अर्जित किया है उसके बेसिस पर तुम यहाँ पर करो। मैंने विज्ञान बोला, वैसे ज्ञान बोलना चाहिए, लेकिन विज्ञान, अपन साइंस के स्टूडेंट है तो विज्ञान बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, विज्ञान गेन करो चाहे ज्ञान गेन करो। बोर कर रहा हूँ ना, ठीक है, अपन करते हैं ये क्वेश्चन। ओके, तो कर लिया, ओके, मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर A2 गैसियस प्लस B2 गैसियस इक्विलिब्रियम 2AB। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर क्या करें तो यहाँ पर हमको Kc निकालना है। तो Kc इज इक्वल्स टू कितना होगा, AB की पावर 2, AB की पावर 2 है ना, AB का कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2 अपॉन यहाँ पर A2 का कॉन्सेंट्रेशन इनटू B2 का कॉन्सेंट्रेशन, और दोनों में पावर 1 1 की रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी भी पावर 1 रहेगी, इसकी भी पावर 1 रहेगी। उसके बाद हम यहाँ पर अगर अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है एट इक्विलिब्रियम की, और हमको इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ही दिया गया है, तो बस सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज और आंसर निकालते हैं। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, देखो ए बी कितना दिया गया है, ए बी हमें दिया गया है 2.8 इंटू 10 की पावर -3, उसका करना है स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि 2.8 इंटू 2.8 ये इसका स्क्वायर हो गया, इंटू 10 की पावर -3 था, उसका स्क्वायर करना है हमको, तो स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 10 की पावर -6, है ना। दो बार मल्टीप्लाई किया, 2.8 इंटू 2.8 स्क्वायर करना था, और यहाँ पर 10 की पावर -6 क्यों किया, क्योंकि 10 की पावर -3 का स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर -6 होगा। ठीक है भाई साहब, इतनी तो बात क्लियर हो गई है। A2 कितना आया, 3 इंटू 10 की पावर -3, 3 इंटू 10 की पावर -3 इंटू यहाँ पर B 4.2 इंटू 10 की पावर -3, 4.2 इंटू 10 की पावर -3, ओके, है ना। ये चीज अब हमको सॉल्व करनी है। अब 10 की पावर -3 10 की पावर -3 मिलकर के 10 की पावर -6 होते हैं, और 10 की पावर -6 ऊपर है तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, तीनों, ठीक है। तो यहाँ पर 2.8 ये 10 की पावर -6 है, 10 की पावर -3 ये 10 की पावर -3 था, दोनों मिलकर के 10 की पावर -6, और ये दोनों कट गए, ओके, ये हो गया। अब डेसिमल हटाएं जरा, तो एक डेसिमल यहां से हटा, एक डेसिमल यहां से हटा, तो ये हो जाएगा 2.8 इंटू 28 अपॉन 3 इंटू 42, 7 से घटेगा, तो 7 से घटेगा तो 7 4 जा 28 होता है, और 7 6 जा 42 होता है, इतना ठीक है, ओके। फिर हम देखें तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है, ये हो गया। तो अल्टीमेटली क्या बचा हमारे पास, देखें तो ये हो जाएगा 2.8 इंटू 2, 2.8 इंटू 2 इज 28 इंटू 2 होता है 28 दूनी 56, तो 56, 5.6 आएगा, वैसे तो 2.8 है ना, ओके, अपॉन 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा 9, ओके। तो ये आया हमारा फाइनल आंसर 5.6/9। नहीं दिया सर, क्या करें, कैलकुलेट करो और क्या करो, 5.6 अपॉन 9 यहाँ पर करेंगे, इसका डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पर 10 आएगा 90, 56 अपॉन 9 टी, तो यहाँ पर 9 1 जा 9, 9 कितने जा 56 हो सकता है, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 6 जा 54, ओके, 2 कैरी ओवर हुआ, 9 2 जा 18, 2 जा 18, फिर 2 फिर 2 फिर 2 आता रहेगा, तो यहाँ पे 6 2 2 2 2 आता रहेगा, तो आ जाएगा 62 अपॉन 10, ठीक है। और एक मिनट, हाँ 62 9 एक मिनट 6.2 नॉट 62, 56/9 62 थोड़ा ना होगा, 56 को डिवाइड कर रहे हैं और उससे ज्यादा आंसर, हाँ ऐसा कैसे हो सकता है। खैर 56/9 अपना यहाँ पर आएगा 6.2, और उसमें जब हम डेसिमल एक कर देंगे यहाँ पे बाय 10 है ना, तो इस एक डेसिमल पीछे खिसकेगा और ये हो जाएगा 0.62 के आसपास, तो यही हमारा आंसर होगा 0.62, दैट्स इट, सिंपल है ना। तो केसी की वैल्यू हमको, अगर ये तुमने लिख लिया है और इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन तुमने सही तरीके से लिखा है, सही तरीके से सॉल्व किया है, तो सही आंसर ही आना है। बोले वाह सर क्या नई बात करी है, हा हा हा, ये तो हमें पता ही नहीं था कि हम अगर सब कुछ सही करेंगे तो आंसर भी सही आएगा। हमें लगा कि हम सब कुछ सही करेंगे तो भी आंसर गलत आएगा। 5 moles of PCl5 are heated in a closed vessel of 5 liter capacity. At equilibrium, 40% of PCl5 is found to be dissociated. What is the value of Kc? बढ़िया क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन की तुम्हें प्रैक्टिस होनी ही चाहिए। गुड क्वेश्चन।
ठीक है, अब सारी मजाक हट के अब एकदम सीरियसली क्वेश्चंस करते हैं। आई होप कि तुमको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा क्या पूछ रहा है, अब तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक है, तो PCl5 को हीट किया गया है यहाँ पर 5 मोल PCl5 को। जब हम PCl5 को हीट करेंगे तो हमें ये पता होगा, इसको अगर मैं यहाँ पर एक मिनट, PCl5 को अगर मैं हीट करूं तो हमें पता है कि वो PCl3 और Cl2 में होता है डिसोसिएट। और अगर यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं डिसोसिएट करने के बाद अब देखें कि इसमें t इक्वल टू 0 पर, इनिशियली हमने यहाँ पर t इक्वल टू 0 लिया है, तो t इक्वल टू 0 पर हमने इसके कितने मोल्स लिए हैं भाई साहब, 5 मोल्स लिए हैं। ये कुछ था क्या शुरुआत में, नहीं था, 0 थे। ठीक है, तो t इक्वल टू इक्विलिब्रियम आने पर, t इक्वल टू इक्विलिब्रियम जब सेट होगा तो इसने बोला है कि एट इक्विलिब्रियम 40% ऑफ द PCl5 इज फाउंड टू बी डिसोसिएटेड। देखो वर्ड्स को समझो, 40% PCl5 जो है वो डिसोसिएट हो चुका है। अगर यहाँ पे डिसोसिएटेड के बाद ऐसा लिखा हो, डिसोसिएटेड की जगह ऐसा लिखा होता कि PCl5 इज फाउंड टू बी रिमेनिंग, इसका मतलब यहाँ पर 40% रिमेनिंग हो जाता है। लेकिन इसने लिखा है कि 40% डिसोसिएट हुआ है, इसका मतलब 40% यूज हुआ है। अब कितना यूज होगा, 5 का 40%। देखो अगर 40% यानी 100 में से 40, 100 में से 40, इसका मतलब 1 में से 0.4, 1 में से 0.4 इसका मतलब 5 में से कितना, 5 में से 5 इंटू 0.4 यानी कि 2 है ना, 5 4 22 है ना। तो 2 जो मोल्स थे वो डिसोसिएट हो गए हैं। अगर 2 मोल डिसोसिएट हो गए हैं तो ये बचेंगे कितने, 3 बचेंगे, है ना। तो दिस इज द रिमेनिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl5, क्योंकि दिस इज नथिंग बट दिस इज 40%, ये 40% है जो डिसोसिएट हो गया है। तो अगर 2 मोल इसका डिसोसिएट हो रहा है तो मुझे बताओ कि इसकी स्टोइशियोमेट्री क्या कह रही है, क्या ये बैलेंस है, पहली बात तो जी हाँ बैलेंस। इसकी स्टोइशियोमेट्री कह रही है कि इसका 1 मोल जब डिसोसिएट होता है तो 1 मोल PCl3 और 1 मोल Cl2 बनाता है। तो अगर इसके 2 मोल डिसोसिएट हो रहे होंगे तो सीधी सी बात है इसके 2 मोल और इसके 2 मोल बनाएंगे, है ना, 1-1 की स्टोइशियोमेट्री, बिल्कुल ठीक। तो ये 3 मोल है, ये 2 है, ये 2 है, बात क्लियर है। ठीक है, उसके बाद अब यहां पर हम बात करते हैं, ये 2 मोल है, ये 2 मोल है, तो ये हो गए हमारे इक्विलिब्रियम पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एवरी पर्टिकुलर सब्सटेंस, यहां पर जितना भी था। अब हमको क्या करना है, ये तो हो गया नंबर ऑफ मोल्स, हमको इसका कॉन्सेंट्रेशन देखना है। तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसके वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर नंबर वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 3 वॉल्यूम कितना है, 5, तो ये कितना हो जाएगा 3/5। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2/5 और ये भी कितना हो जाएगा 2/5। करेक्ट है, कॉन्सेंट्रेशन 3/5 2/5 2/5 हो गया। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम 40% ऑफ द PCl5 इज फाउंड टू बी डिसोसिएटेड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kc। अब हमको हमारे पास इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन आ चुका है, अब हमें सिंपली Kc की वैल्यू निकालनी है। तो Kc क्या कहेगा इसका जरा बताएं। KCl कहेगा बच्चों PCl3 इंटू Cl2 अपॉन PCl5, PCl3 का कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन PCl5 का कॉन्सेंट्रेशन। ये चीज रहने वाली है यहाँ पर, PCl3 इंटू Cl2 अपॉन PCl5, PCl3 इंटू Cl2 अपॉन। तो देखें PCl3 कितना दिया गया है, PCl3 हमको दिया गया है एट इक्विलिब्रियम 2/5, ये Cl2 कितना दिया गया है 2/5 और अपॉन PCl5 कितना दिया गया है 3/5, है ना, है ना। बस इसको कैलकुलेट कर लो, 5 से 5 कट गया। ठीक है, अब ये बचा 2 2 4 अपॉन 5 इंटू 3 15, तो ये आया हमारा आंसर 4/15। तो 4/15 कैसे लिखेंगे भाई, तो एक काम करते हैं, इसको सही करने के लिए हम इसको 0 से डिवाइड 0 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 0 से डिवाइड 0 से मल्टीप्लाई करने का ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि हम कहीं ना कहीं, देखो ये 5 से डिविजिबल था तो ये कट जाएगा, और ऊपर से यहाँ पर अगर नीचे 0 रहेगा तो हम फाइनल आंसर में उतने डेसिमल खिसका देंगे। बस यही फायदा होता है 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने में। खैर, हम यहाँ पर 5 से डिवाइड करें तो हो जाएगा 5 3 जा और 5 कितने जा 8 जा, तो ये आ जाएगा 8/30, राइट, 8/30। अब 3 से अगर मैं काटूं तो हो जाएगा 3 10 और 3 कितने जा 8 होगा, 3 2 जा 6 होता है और पॉइंट समथिंग आएगा, 3 2 जा 6 2 पॉइंट 2 कैरी ओवर 20, 3 6 जा 18 6 जा 18 6 जा 18, इस तरीके से चलेगा 2.66। अब नीचे एक 10 बच गया, एक डेसिमल खिसका देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.2666। तो ये चीज हमारा आंसर आ जाएगा 0.26, Kc की वैल्यू 0.26, ये आ जाएगा हमारा आंसर 0.2666। समझ में आया कैसे करना है, कैसे सोचना है, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, ओके
फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन Kp इज इक्वल टू Kc। अब ये सिंपल क्वेश्चन है, मैं इसका लॉजिक तुम्हें बता चुका हूं। Kp Kc कब बराबर होता है? Kp Kc तब बराबर होता है जब डेल्टा Ng की वैल्यू 0 होती है ना। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा Ng होता है, और जब डेल्टा Ng की वैल्यू 0 होगी तब जाके RT की पावर 0 चढ़ेगी, मतलब ये पूरा 1 हो जाएगा और Kp और Kc बराबर होंगे। इसलिए डेल्टा Ng का 0 होना आवश्यक है, यानी कि नंबर ऑफ गैसियस मोल्स में कोई चेंज नहीं आना चाहिए जब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट देखें, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स जो रिएक्टेंट्स में होंगे गैसियस मोल्स उतने ही प्रोडक्ट्स में होने चाहिए, राइट। तो हम यहाँ पर देखें तो PaCl3 यहाँ पर कितना है 1, ये कितना है 1, यहाँ पे कितना है 1, तो यहाँ पर तो भाई 2 थे, यहाँ पर 1 थे, मतलब डेल्टा Ng 0 नहीं है, तो यहाँ आंसर नहीं होगा। H2 और Cl2 यहाँ पर 2HCl है, ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, टोटल हो गए 2 मोल और यहाँ पर हो गए 2 मोल, मतलब डेल्टा Ng यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा H2 plus Cl2 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2HCl, डेल्टा Ng 0, Kp इक्वल टू Kc, 100%। बात क्लियर। उसके बाद बात करते हैं N2 3H2 ये, तो यहाँ पर कितना है 4 मोल होंगे, 1 + 3 4, यहाँ पर कितने हैं 2, तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, तो इसका Kp इक्वल टू Kc नहीं होगा। यहाँ पर सॉलिड है तो इसको तो 0 काउंट करेंगे, ये सॉलिड है 0 काउंट करेंगे, यहाँ पर 1, तो यानी कि यहाँ पर डेल्टा Ng भी ग्रेटर देन 0 दैट इज 1 है, तो यहाँ पे भी Kp इक्वल टू Kc नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर नहीं होंगे दोनों, हमारा आंसर होगा बी, क्योंकि यहाँ पर भी 2 मोल थे, यहाँ पर भी 2 मोल थे, डेल्टा Ng 0 था, इस वजह से Kp और Kc बराबर थे। ओके, आंसर इज बी। For the reaction A plus B is in equilibrium with C plus D. Initially, concentration of A and B are equal, and at equilibrium, the concentration of D will be twice as that of A. What will be the equilibrium constant of the reaction? Very good question, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सोचा करोगे? ठीक है, कर लिया, हो गया। अब मेरी बारी, चलो A plus B is in equilibrium with C plus D, ठीक है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना है हमको। तो यहाँ पर t इक्वल टू 0 पर उसने बोला है कि इनिशियल है ना, इनिशियली यानी t इक्वल टू 0 पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A और B दोनों के बराबर है, मतलब अगर मैंने इसके n मोल्स दिए तो इसके भी n मोल्स होंगे, ठीक है। और फिर बोल रहा है एंड एट इक्विलिब्रियम, मतलब जैसे ही t इक्वल टू इक्विलिब्रियम रीच करेगा द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D विल बी ट्वाइस एज दैट ऑफ A। D जो होगा उसका जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो A का डबल रहेगा, मतलब अगर A जो है वो x है तो D जो होगा वो 2x होगा, ठीक है। तो यहां पर जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A था वो D का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा A का डबल होगा, राइट। तो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन सेज। अब हमको बोला है व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। इसका मतलब हमको जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे इस इक्वेशन के लिए तो क्या लिखेंगे, अगर हम ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन यहाँ पे बोला ही गया है कि ये बैलेंस है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर इसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा C इंटू D अपॉन A इंटू B। इसका मतलब हमको इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन C, D, A, B चारों का चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी स्टोइशियोमेट्री की, और यहाँ पर हमको बोला गया, देखो हमको इससे कोई मतलब नहीं है कि इनिशियली क्या था, हमें तो फाइनल से मतलब है इक्विलिब्रियम पर क्या है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर D का कॉन्सेंट्रेशन 2x है, ठीक है, यहाँ पर 2x था और इसका x है ना, तो 2x होगा, ये इस रेशो में है, इतना समझ में आ चुका है। अब सीधी सी बात है, यहाँ पर जितने नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर n से x में जाने के लिए A ने यूज अप किए हैं, समझो बात को कि A जितना यूज हुआ है उतना ही B भी यूज होगा, मानते हो बात को, जितना A यूज हुआ है उतना ही B भी यूज होगा। रीजन बीइंग कि यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन हुआ है, यहाँ पर जो क्या बोलते हैं, जो स्टोइशियोमेट्री है वो 1:1 की है, यानी कि द नंबर ऑफ मोल्स दैट आर गेटिंग यूज्ड अप फॉर A इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स दैट आर गेटिंग यूज्ड अप फॉर B। तो A और B के इक्वल नंबर ऑफ मोल्स यूज अप होंगे, और जब इनिशियली भी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स थे तो डेफिनेटली फाइनली भी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ही बचेंगे। इसका मतलब अगर ये X बचा है, सीधी सी बात है, B भी X ही बचा होगा, क्योंकि सेम नंबर ऑफ मोल्स यूज अप हुए हैं, तो सेम नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली थे, तो सेम नंबर ऑफ मोल्स ही फाइनली बचेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? देखो क्या कह रहा हूं कि इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स बराबर थे, तो अगर यहां पर मैं बोल रहा हूं कि फाइनली ये Ax बचा है, इसका मतलब n में से x बचा है, बाकी जो था वो यूज अप हो गया, ठीक है। और इसका मतलब यहाँ पर ये जो था ये B भी उतना ही यूज अप हुआ होगा, क्योंकि 1:1 की स्टोइशियोमेट्री है, ये 1 है तो 1:1 की स्टोइशियोमेट्री है, ठीक है। तो अगर ये 1 है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये x होगा तो ये भी x ही होगा, ठीक है। अब अगर 1 मोल इसका
एक यहाँ पर डी और जो सी और डी जो है, अगर प्रोडक्ट को देखें तो सी और डी जिस भी रेशो में है वो भी 1:1 रेशो में है, यानी कि अगर डी 2x बन रहा होगा तो डेफिनेटली सी भी 2x ही बन रहा होगा, है ना। तो C भी 2x ही बन रहा होगा और D अगर 2x बन रहा है, इसका मतलब यहां पर डेफिनेटली 2x ही यूज अप हुए होंगे, n से x जाने में 2x यूज अप हो गए और यहां पर भी n से x जाने में 2x यूज अप हो गए, यानी इनिशियली इसके नंबर ऑफ मोल्स 3x रहे होंगे, इसके भी 3x ही रहे होंगे, करेक्ट है। तो इनिशियल नंबर जो n है वो 3x है एक्चुअली, तब जाके 3x में से 2x यूज हुए, अल्टीमेटली यहां पर xx बचे और डेफिनेटली यहां पर अगर 2x यूज हुए हैं तो 1:1 की स्टोइशियोमेट्री की वजह से यहां पर भी 2x रहा होगा, यहां पर भी 2x रहा होगा। और यही हमारा क्वेश्चन कह रहा था। देखो हमने एक ही क्वेश्चन से कितनी सारी चीजें फेचअप कर ली हैं, यहाँ पर क्या क्या चीजें फेच कर सकते हैं कि हमको सिंपली ये दिए गए थे कि इक्वल नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली थे और फाइनली x और यहाँ पर ये 2x के रेशो में बन रहा है, डबल है, उससे हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे फेच कर ली कि भाई इनिशियली a और b के कितने नंबर ऑफ मोल्स रहे होंगे, 3x नंबर ऑफ मोल्स रहे होंगे, जिसमें से 2x यूज हो रहे होंगे, तब जाके ये 2x और ये 2x बन रहा होगा और फाइनली ये x और ये x बचा होगा। दिस इज द रिमेनिंग वन, ये रिमेनिंग वाले हैं, ठीक है। 2x यूज हो गए और 2x यूज हुए तब जाके यहां पर इसका 2x बना और यहां पर इसका 2x बना, समझ रहे हो आपको। खैर अब अपन को करना क्या है, हमको करना है C और D, तो यहाँ पर हम अल्टीमेटली यहाँ पर फाइनल इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन रखना है, यहाँ पर ये 2x है, ये 2x है, तो ये हो जाएगा 2x है ना, 1 है ना इंटू 2x अपॉन x इंटू x है ना, क्योंकि A का कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम है x, B का कितना है x, C का कितना है 2x और D का कितना है 2x, x कट गया, आंसर आ गया 4। तो यहाँ पर Kc कितना आ जाएगा बच्चों, 4। बहुत ही सिंपल है ना। तो तुमको समझ में आना चाहिए कि बेसिकली पूछ क्या रहा है। मजा आया, ठीक है। तो इस तरीके से तुमको सोचना है ना। ओके आगे बढ़ते हैं। द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज, कितना होगा यहां देखना है। तो यह हमको इक्वेशन दी गई है 2CuNO3 होल ट्वाइस S, ये मतलब सॉलिड स्टेट है, ये सॉलिड स्टेट है CuO, ये गैसियस है, ये गैसियस। हमको इसके लिए Kc लिखना है, तो ठीक है भाई साहब, हम लिख देंगे Kc की वैल्यू। तो Kc होता है प्रोडक्ट की पावर स्टोइशियोमेट्री अपॉन रिएक्टेंट की पावर स्टोइशियोमेट्री, लेकिन हमको प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड को 1 मानना है, यानी कि उसको इग्नोर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रोडक्ट्स क्या है, NO2 O2 और ये, लेकिन ये भाई तो सॉलिड स्टेट है तो इसको हमको इग्नोर करना है। तो यहाँ पे बचा NO2, तो ये हुआ NO2 का कॉन्सेंट्रेशन की पावर कितनी चढ़ेगी, स्टोइशियोमेट्री कितनी है 4 की है, इनटू यहाँ पर O2 भी गैसीय स्टेट में है, तो यहाँ पर हम ले सकते हैं और इसकी पावर कितनी रहेगी 1 रहेगी, क्योंकि ये वैसा का वैसा रहेगा। अब डिवाइड करेंगे रिएक्टेंट से, रिएक्टेंट क्या है, एक ही है एकमात्र, वो भी सॉलिड स्टेट में है, तो इसको भी हमको इग्नोर करना है, मतलब यही हमारा आंसर होगा। तो Kc होगा NO2 की पावर 4 इंटू O2। तो कहाँ है भाई साहब, ओ भाई साहब इतना तो नहीं होगा, ये भी नहीं दिख रहा है, और ये यस यही होगा आंसर C, NO2 की पावर 4 इंटू O2। ओके इजी। तो हमको यहाँ से क्या सीखे हम, यहाँ क्या कॉन्सेप्ट था कि सॉलिड वाले को इक्विलिब्रियम के कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखते टाइम 1 लेना है, दैट इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसलिए ओके आंसर C हो गया। N2O4 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2NO2। Kc हमको दिया गया है 5.7 इंटू 10 की पावर -9 एट 298 केल्विन। तो एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम क्या स्टेट है, क्या रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 इज हायर देन दैट ऑफ N2O4। अब ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का है ना, तो किस हद तक रिएक्शन जाएगी वो हम Kc से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये चीज हम लोगों ने सीखी है यहाँ पर। तो अब देख लो कि भाई साहब यहाँ पर ये अगर इससे समझ में आ रहा है कि Kc की वैल्यू अगर 5.7 इंटू 10 की पावर -9 है, यानी 10 की पावर -9 है, माइनस है, इसका मतलब यहाँ पर तुम समझो बात को कि कितना मतलब रिएक्शन आगे बढ़ ही नहीं रही है। हमने ये चीज पढ़ी थी कि 10 की पावर -3 से अगर कम होगा तो रिएक्शन हार्डली प्रोसीड करेगी और रिएक्टेंट्स डोमिनेट करेंगे। तो अगर यहाँ पर इस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम में इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 की पावर -9 में खेल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये रिएक्शन बहुत कम फॉरवर्ड होगी, और मतलब आगे बढ़ेगी ही नहीं। इसका मतलब N2O4 आर गोइंग टू डोमिनेट, क्योंकि ये रिएक्टेंट है और NO2 की मात्रा कम रहेगी। रीजन बीइंग कि इसकी वैल्यू बहुत कम आ रही है, 10 की पावर -9 रेंज का है ये, समझ रहे हो। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 इज हायर देन दैट ऑफ N2O4, नहीं ये गलत है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O4 इज हायर देन दैट ऑफ NO2, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, समझ में आ गया। तो आंसर बी हो जाएगा। N2O4 और NO2 का कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स
यहाँ पर Kc की वैल्यू 1 भी नहीं है, अगर 1 होती तो सोची जाती है ना, लेकिन ऐसा नहीं। खैर अब तो समझ गए हो कि यहाँ पर हमको कैसे देखना है ना, 10 की पावर -9 कम है, बहुत कम है, छोटी वैल्यू है, इसका मतलब रिएक्टेंट्स डोमिनेट करेंगे, प्रोडक्ट्स कम रहेगा। क्या बात समझ में आ गई है ना? ओके। Formation of ClF3 from Cl2 and F2 is an exothermic process. The equilibrium system can be represented as इतना इतना इतना, और यहाँ पर डेल्टा एच अपन को ये दिया गया है, नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ ClF3 इन द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम मिक्सचर। ठीक है, तो अगर हमको यहाँ पर, अब ये वापस से किसका क्वेश्चन है भैया, कॉन्सेप्ट बताओ इसका। ली चैटलियस प्रिंसिपल, वेरी गुड, ली चैटलियस प्रिंसिपल है। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर या और क्या क्या चीजें हैं, प्रेशर, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन। तो देखें हमको क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ ClF3, मतलब हमको फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे ले जा सकते हैं, सारी चीजें कंसिडर करते हैं। तो यहां पर क्या क्या हो सकता है कि रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो, मतलब Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दो, F2 का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दो, और ClF3 का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर दो। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं ताकि फॉरवर्ड शिफ्ट हो। टेम्परेचर के लिए अगर हम बात करें कि टेम्परेचर के लिए अगर हम यहाँ पर देखें तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाने पर ये रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगी, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक होगी। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन इसका एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड इसका एंडोथर्मिक है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर ये चीज कहां जाएगी, बैकवर्ड शिफ्ट होगी। इसका मतलब हम कहेंगे कि क्योंकि ये चीज बैकवर्ड शिफ्ट होगी, इसका मतलब हमको टेम्परेचर बढ़ाना नहीं है, कम करना है, तो टेम्परेचर घटाएंगे यहां पर ताकि ये चीज फॉरवर्ड शिफ्ट हो। समझ गए? ओके, फिर बात करते हैं प्रेशर की। तो अगर यहां पर बात करते हैं ये ClF3 भी अगर यहाँ प्रेशर गैसियस है, तो जहां पर गैसियस नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे वहां पर ये बढ़ेगी। तो हम यहाँ पर बोल है ना, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज करने पर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स जहां पे कम होते हैं, रिएक्शन वहां प्रोसीड करती है। तो अब यहाँ देखें तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, टोटल 4 नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पर 2 नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि गैसियस नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, तो प्रेशर इंक्रीज करने पर ये चीज आगे बढ़ेगी। तो हम बोल सकते हैं कि प्रेशर हमको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा, तभी जाके तो ना फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। तो हमको यहाँ पर इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ ClF3 का क्या मतलब है, हमको ये रिएक्शन को फॉरवर्ड शिफ्ट कराना है। तो व्हाट आर द कंडीशंस, कि यहाँ पर एक रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करो और प्रोडक्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करो, टेम्परेचर डिक्रीज करो और प्रेशर इंक्रीज करो, यही बात होगी। ठीक है, तो क्या करें, विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन कौन सी कंडीशन है। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, नहीं भाई टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर सकते हम, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो बैकवर्ड शिफ्ट होगा, गलत हो गया। डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, हाँ भाई इतना तो सही है, डिक्रीजिंग द एंड प्रेशर, लेकिन प्रेशर को तो इंक्रीज करना है, तो हम यहाँ पर डिक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर ये नहीं कर सकते, तो ये गलत हो गया। एंड एडिशन ऑफ ClF3 बढ़ा देंगे तो ये चीज तो बैकवर्ड शिफ्ट होगी ना, हमको तो ClF3 कम करना पड़ेगा, एडिशन नहीं सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। ओके, इंक्रीज इन टेम्परेचर, नहीं, टेम्परेचर इंक्रीज करना ही गलत है। डिक्रीज इन टेम्परेचर, जी हाँ डिक्रीज इन टेम्परेचर। इंक्रीज इन प्रेशर बिल्कुल सही है। एडिशन ऑफ F2 बिल्कुल सही। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी, है ना, ज्यादा फ्लो में बह गया मैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तुमको भी यहाँ पर ये चीज समझ में आ रही है कि कैसे हमको जज करना है, कि कैसे हमको प्रोडक्ट की ओर बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिएक्टेंट्स की ओर बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ओके, which of the following is not a general characteristic of equilibria involving physical processes। इसमें से ये अब बहुत ही theoretical questions हैं कि which of the following is not a general characteristic, not पूछा है, और equilibria involving the physical process। अब भाई साहब जब physical process होती है, जैसे कि आइस का वाटर में बदलना, तो जब ये इक्विलिब्रियम अटेन करता है तो किस तरीके का इक्विलिब्रियम होता है, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है। चलो हमें बताना है कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली इन अ क्लोज सिस्टम एट अ गिवन टेम्परेचर, ये बिल्कुल सही बात हो गई। इक्विलिब्रियम केवल क्लोज सिस्टम में ही अचीव किया जा सकता है ना, लेकिन हमको तो नॉट करेक्ट बताना है ना, तो आंसर ये थोड़ा ना होगा। ठीक है, हमको ये नॉट करेक्ट बताना, तो ये स्टेटमेंट सही है। ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, ये बिल्कुल सही बात है ना, जितने प्रेशर और सारी चीजें जो रहती हैं बराबर रहती है, टेम्परेचर कंडीशंस, है ना। ऑल द फिजिकल प्रोसेसेस स्टॉप एट इक्विलिब्रियम, ओ ये हो गई गलत, ये गलत हो गई। क्यों गलत हुई, क्योंकि जैसा कि तुमको याद होगा मैंने तुम्हें बताया था कि जब हम आइस वाटर में बदलते हैं, जब भी आइस वाटर में बदलता है, फिजिकल प्रोसेसेस का इक्विलिब्रियम जब यहाँ पे अचीव होता है, तो ये मान लो ये यहाँ पर एक ये आइस है और ये यहाँ पर वाटर है,
तो जितना आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा होता है उसी रेट से वाटर भी आइस में कन्वर्ट हो रहा होता है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि चीजें रुकी हुई हैं, रुकी हुई नहीं है। दिस इज नॉट क्या बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम जिसमें कंटिन्यूअस मोशन परफॉर्मेंस हो रहा है, फिजिकल प्रोसेसेस कंटिन्यूअसली चल रही है। आइस से वाटर भी बन रहा है, वाटर से आइस भी बन रहा है, लेकिन इक्विलिब्रियम इसलिए अचीव होता है या हमको ऐसा दिखता है कि ये चीज अब होना बंद हो गई है, उसका रीजन होता है क्योंकि वहां पर एक डायनामिक इक्विलिब्रियम सेट है, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सेम हो जाती है। यानी कि जिस रेट से आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है उसी रेट से वाटर भी आइस में कन्वर्ट होता है, सेम रफ्तार से, तब हम बोलते हैं कि यहां पर इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है। समझे? तो इसलिए ये कहना गलत होगा कि ऑल द फिजिकल प्रोसेसेस स्टॉप एट इक्विलिब्रियम, इसलिए आंसर इसका सी हो जाएगा। लास्ट स्टेटमेंट क्या है? द अपोजिंग प्रोसेस अकर एट द सेम रेट एंड देयर इज अ डायनामिक बट स्टेबल कंडीशन। यही चीज मैं बोल रहा था कि डायनामिक कंडीशंस होती हैं, अपोजिंग प्रोसेसेस जो होती हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड, ये सेम हो जाता है, इसलिए हम बोलते हैं कि इट इज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम और कोई फिजिकल प्रोसेस स्टॉप नहीं होती है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया आंसर सी इसका। ठीक है, क्योंकि हमको नॉट पूछा था, नॉट अ जनरल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, at a given temperature the equilibrium constant for the reaction NO plus half O2 is in equilibrium with NO2 and 2NO is in equilibrium with 2NO plus O2, K1 and K2 respectively। मतलब इसका अगर K1 है और इसका K2 है, ठीक है, तो if K1 is 4 into 10 की पावर -3, यानी कि ये अगर 4 into 10 की पावर -3 है तो K2 क्या होगा? ओके, तो यहां देख लेते हैं इन दोनों में क्या दिख रहा है तुमको, कैसे तुम रिलेट कर पा रहे हो उस चीज को। देखो, क्या तुमने यहां पर ये ऑब्जर्व किया कि अगर मैं यहां से यहां देखूं तो ये रिएक्शन पलट रही है ना? तो यहां पर ये NO2 था, यहां पे NO2 यहां पर आ रहा है, तो ये रिएक्शन पलट गई। और दूसरी चीज कि यहां पर 1 मोल था, यहां पर 2 मोल है, यानी कि ये रिएक्शन में यहां पर 2 से मल्टीप्लाई किया गया है ना? तो यानी कि इस रिएक्शन को यहां से यहां लाने में एक तो पहली बात हमने पलटा और दूसरी बात 2 से मल्टीप्लाई भी किया है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और पलटेंगे, इसका मतलब ये चीज हो जाएगी 1/K1 की पावर स्क्वायर, है ना? क्योंकि यहां से यहां जाने पर हमने इसको पलटा भी है और स्क्वायर भी किया है। करेक्ट, स्क्वायर क्यों किया है? क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई, तो यानी हो जाएगा 1/4 into 10 की पावर -3 की पावर 2। करेक्ट है, ये 10 की पावर -3 ऊपर जाके क्या हो जाएगी? 10 की पावर 3, यानी कि 1000/4 की पावर 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 in 1000/4, तो 4 1 जा 4, 4 25 जा 100, 0। तो 250 का स्क्वायर, 250 का स्क्वायर कितना होता है? 25 का स्क्वायर होता है 625 और 0 का होगा 0 0, है ना? 2 0 आ जाएंगे क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं। अब इसको 1 2 3 4 पीछे खिसका हूं तो इसको लिख सकते हैं 6.25 into 10 की पावर 4, ये हो जाएगा आंसर। तो K2 हो जाएगा 6.25 into 10 की पावर 4, आंसर इज सी। ये आ गया समझ में? ठीक है, ओके, आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन। In which one of the following equilibria Kp is not equal to Kc? इसमें से Kp और Kc में कौन सी चीज बराबर नहीं है? तो यहां हम देखेंगे NO2 plus SO2 is in equilibrium with NO plus SO3। अब देखो Kp और Kc किस में बराबर नहीं होंगे? जिसमें डेल्टा Ng 0 नहीं होगा, is not equal to 0। ठीक है, तो डेल्टा Ng 0 जिसमें नहीं होगा उसमें Kp और Kc बराबर नहीं होंगे। तो हम देख लेते हैं कि यहां पर कितने नंबर ऑफ गैसियस मोल्स हैं? 2, है ना? ये 1 टोटल 2, ये 1 टोटल 2 बराबर है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें Kp और Kc बराबर है। यहाँ 2 और यहाँ पर 1 और 1 टोटल 2, यहाँ पे भी बराबर है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ सॉलिड है तो इसको काउंट नहीं करेंगे। यहाँ O2 है 1 है, यहाँ पर कितना है 2, तो यहाँ पर डेल्टा Ng 0 नहीं है, मतलब डेल्टा Ng इज नॉट 0। इस वजह से हमारा आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि यहां पर डेल्टा Ng 0 नहीं है, इस वजह से यही हमारा Kp इज नॉट इक्वल टू Kc। सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से अब तो प्रो हो गए उस टाइप के क्वेश्चन, सारे ही टाइप के क्वेश्चन में तुम प्रो हो चुके हो, मुझे मालूम है। ठीक है, हमने सारे ही प्रोबेबल क्वेश्चंस यहां पर देखे हैं, सारी प्रोबेबल वेराइटीज हमने देख ली हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और बचा है, देखते हैं हम आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन बचा। रिएक्शन इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, डायरेक्ट क्वेश्चन on the basis of the definition of equilibrium। क्या बोल रहा है? reaction is said to be in equilibrium when the rate of transformation of reactants of products is equal to the rate of transformation of product into reactants। बिल्कुल सही, यही आंसर है।
इक्विलिब्रियम को हम इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाए, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में बदलना, और बैकवर्ड रिएक्शन मतलब प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में बदलना, और दोनों का रेट जब बराबर हो जाएगा तब हम कहेंगे कि बच्चों इक्विलिब्रियम आ चुका है ना। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स is equal to the rate of transformation of products to the reactants। बिल्कुल सही है। 50% of the reactants are converted to the products। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि भाई आधी हो जाएगी तो आधा आधा हो जाएगा तो हो जाए, नहीं। द रिएक्शन इज नियर कंप्लीशन, नहीं भाई नियर कंप्लीशन नहीं, यानी कि अभी तो पूरी इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गई, तो ये नहीं होगा। द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट इज जस्ट इक्वल टू, नहीं, वॉल्यूम से इसका कोई लेना देना नहीं है, रेट से है, कितनी रफ्तार से ये चीज आगे बढ़ रही है उतनी ही रफ्तार से ये चीज पीछे भी जाएगी, और इसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम की स्टेट। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन था, लेकिन मैंने कहा क्वेश्चन तो आ सकता है, तुम्हें डेफिनेशन तो पता होनी चाहिए ना। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। इक्विलिब्रियम पार्ट 1 हम लोगों ने कर दिया है, इससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल्स भी देख लिए हैं, जितने भी मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकते थे केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड खत्म। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम करेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम की शुरुआत और उसी की समाप्ति भी। ठीक है, तो शुरुआत के साथ उसको खत्म भी करेंगे। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और हेल्दी टॉपिक है थोड़ा सा, तो ध्यान से अपने माइंडसेट के साथ आना कि हमको अच्छे से करना है, ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करना है, और अच्छे से लेक्चर को देखना है, समझना है और क्वेश्चंस भी करना है। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, कीप द जोश हाई बच्चों, ऑल द बेस्ट।